हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एकत्रित हुए हैं अनसोल्ड पेपर सीरीज के लिए। चल रहे हैं हम लोग अनसोल्ड पेपर सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। अनसोल्ड पेपर सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और उस सीरीज में बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी का अनसोल्ड पेपर सीरीज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आज उससे आगे यानी केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर की सीरीज के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। और केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर सीरीज में हमारा जो है आज 2022 का आखिरी सेट है, यानी इसके बाद में हमारे इस सेट्स के बाद से हमारे सारे अनसोल्ड पेपर कंप्लीट हो जाएंगे और हमें किसी प्रकार की कोई भी अनसोल्ड पेपर की। इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलेंगे। कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं जो 2022 में, जैसे मैंने एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, ये सब मैंने छोड़ दिया आपके लिए। इन सबको अलग से मैं एक केवल अभिक्रियाओं के लिए वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आज का जो है केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर 2022 सेट नंबर 6 347 GN, ये आखिरी सेट है और इसके बाद कोई भी सेट नहीं है 2022 में। तो हम लोग इस सेट को कंप्लीट करने के बाद अपना आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले का कह रहा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है FCC होती है। पहले के खा की बात करें, कह रहा Na2CO3 के 0.2 m विलेन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है। Na2CO3 का 0.2 m विलेन बनाना है, इसके लिए हमें कह रहा है तो इसके लिए ऑप्शन जो हमारा है वो चौथा सही होगा, 10.6 ग्राम। कैसे होगा आइए हम लोग कर देते हैं। तो W = फॉर्मूला हमारा होता है कैपिटल M = स्मॉल w × 1000 अपॉन स्मॉल m कैपिटल V। तो W = क्या हो जाएगा, कैपिटल M × स्मॉल m × V अपॉन 1000। कैपिटल M हमारा 0.2 है और स्मॉल m जो है हमारा वो 106 आएगा। Na2CO3 का जो तुल्यांक वो अणुभार आएगा वो कितना होगा, 106 होगा। और आयतन हमारा 500 ml बनाया गया है, अपॉन 1000 हो जाएगा। तो 500 दूनी 1000, 2 से काटा तो 0.1 आया, 0.1 का गुणा करेंगे तो 10.6 ग्राम की आवश्यकता। पहले नंबर की गा की बात करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है, तो सेकेंड इनवर्स होता है। चौथा ऑप्शन सही है, सेकेंड इनवर्स। पहले के घा की बात करें, निम्न में से कौन फेहलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता है, तो ये काम दूसरा ऑप्शन सही है, एसिटिक एसिड ये काम नहीं कर पाता है, अर्थात इसका अपचयन नहीं कर पाता। पहले की अंगा की बात करें, एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है, यानी एमाइड को एमीन में कौन परिवर्तन करता है, तो इसके लिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से एमाइड का एमीन में परिवर्तन होता है। और पहले के चा की बात करें तो सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा जो है वो थर्ड ऑप्शन में है, फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठी शर्करा होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के का पर चलना है। कह रहा एक आयनिक ठोस के फलक घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर हो तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कोर की लंबाई मतलब A = 508 पिकोमीटर दे रहा है और कह रहा है धनायन की त्रिज्या यानी R+ की त्रिज्या जो है वो 110 पिकोमीटर है। तो कह रहा है ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी, R- की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा R+ + R- = A/2। तो R+ का मान हमारा है 110
प्लस आर माइनस बराबर ए का मान 508/2 भाग दे देंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 254। तो आर माइनस बराबर क्या आ जाएगा 254 माइनस 110 बराबर 144 पिकोमीटर। ये हमारा दूसरे के का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, इस बात की खुशी हो रही है कि मैंने आपसे जो वादा किया था कि अनसॉल्व्ड पेपर सीरीज को कंप्लीट करवा दूंगा, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों अनसॉल्व्ड पेपर की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आपके लिए आपके किसी थोड़े बहुत काम आया, है ना। ज़्यादा तो आप लोग ध्यान देते नहीं पढ़ने में, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा ही बहुत काम आया। लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि लगे रहो भाई, अच्छा करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है तो लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे के खा की बात करते हैं। कह रहा 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। स्मॉल w बराबर 9 ग्राम है, कैपिटल W बराबर 500 ग्राम है। कह रहा 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। यानी जल के लिए Kb बराबर जो है यहाँ पर 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया गया है। और यहाँ से हम डेल्टा टीबी को फाइंड करेंगे। और ग्लूकोज की बात है तो m बराबर 180 ऊपर। फार्मूला होता है m बराबर 1000 गुणे Kb गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W हो जाएगा। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। तो ये हो जाएगा 1000 गुणे Kb का मान है 0.52 इंटू स्मॉल w का मान है 9 ग्राम बटे m का मान है 180 गुणे कैपिटल W का मान है 500। 9 दूनी 18, 20 बचा और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। तो 0.52 अपॉन 5 दूनी 10 इक्वल टू 0.052 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब इसका क्वथनांक निकालेंगे तो क्वथनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 0.052, तो यह जाएगा 100.052 केल्विन। ये सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड ये क्वथनांक। दूसरे का गा, सेकंड नंबर के गा की बात करते हैं। दूसरे का गा क्या कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड KCl के लिए N/50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व, यानी विशिष्ट चालकत्व मतलब कप्पा बराबर दिया गया है, कप्पा बराबर दिया है 0.002765 मोह सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया गया है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो, सेल का प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R बराबर 400 ओम हो, तो कह रहा है सेल स्थिरांक L/A की गणना करना। L/A की गणना करना फॉर्मूला होता है कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A। तो अगर हम L/A इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो कप्पा इंटू R हो जाएगा। कप्पा की वैल्यू 0.002765 इंटू R की वैल्यू 400 बराबर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 छः 24, 2 26, 4 सत्ते 28, 28 2 30 और 4 दूनी 8, 8 3 11 और 2 जीरो ये वाले बढ़ जाएंगे। 0.3 और 3 6 के बाद 3 3 6 बराबर 1.106 सेल स्थिरांक आ जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये खत्म हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन है अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, यानी दूसरे के घा पर चलने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 का घा, एक तरफ अधिशोषण और दूसरी तरफ अवशोषण।
अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखना है हमको, है ना। तो इसमें अंतर लिखेंगे, क्या होंगे अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिएगा। नंबर 1, यह घटना, अधिशोषण में लिखेंगे नंबर 1, यह घटना पृष्ठ क्षेत्रफल पर, यह घटना केवल पृष्ठ पर होती है, यह घटना केवल पृष्ठ पर होती है। और इधर लिखेंगे यह घटना पृष्ठ के अंदर व बाहर समान रूप से होती है। नंबर 2, इस प्रक्रम में अधिशोष्य की सांद्रता पृष्ठ पर भिन्न भिन्न होती है। और उधर लिखेंगे इस प्रक्रम में अधिशोष्य की सांद्रता समान रूप से होती है। नंबर 3, प्रारंभ में यह तीव्र गति से होता है, तत्पश्चात घटने लगता है। और उधर लिखेंगे यह प्रक्रिया समान रूप से संपन्न होती है। नंबर 4, इस प्रक्रम में पदार्थ के कण दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। नंबर 4, इस प्रक्रम में अधिशोष्य के कण प्रबल रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। प्रबल रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के का। क्वेश्चन नंबर 3 के का की बात करते हैं। तो 3 का जो है हमारा क्या है, कह रहा है एक तत्व की काय केंद्रित घन बीसीसी ज्यामिति है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है। यदि कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर है तो इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। तो काय केंद्रित घन बीसीसी में Z बराबर 2 होता है, यानी परमाणु की संख्या 2 होती है। द्रव्यमान को m से लिखते हैं, कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। कोर की लंबाई A बराबर 290 पिकोमीटर है, जिसको हम चेंज करेंगे 290 गुणे 10 की घात -10 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 आ जाएगा, अगर मीटर में करते तो -12 हो जाता, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, Na जो होता है वो फिक्स होता है, एवोगैड्रो संख्या 6.023 × 10⁻23। और घनत्व D बराबर पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है D बराबर Z × M अपॉन A³ × Na। तो मान रख देंगे Z का मान 2 है, M का मान 50 है, अपॉन A³ का मतलब हो गया 290 10 की पावर -10 की होल पावर 3 × 6.023 × 10⁻23। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 50 का मतलब हो गया 100 अपॉन 290 × 290 × 290 10 की पावर -30 × 6.023 × 10⁻23। अब क्या हो जाएगा 100 गुणे 100 बटे 290 गुणे 290 गुणे 290 गुणे 10 की घात माइनस ऐसा करो, गुणा एक साथ कर लो, घाते एक साथ 6.023 × 10⁻⁻7। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/29 × 29 × 290 × 6.023, और ये घात जो नीचे थी ये ऊपर आ जाएगी 10⁻7, है ना। इसके बाद का कैलकुलेशन और गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, बहुत लंबा होता है, कैलकुलेटर यूज कर ले या वैसे तो डायरेक्ट यूज कर ले, ज़्यादा बेटर होगा। साफ करते हैं। तीसरे का हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे के खा की ओर बढ़ेंगे। तीसरे का खा जो है, कह रहा हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। हैलोजन
रंगीन क्यों होते हैं? तो तीसरे का जो खा है वो 2022 सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 के का के फर्स्ट के एक्स में दिया जा चुका है आंसर, इसलिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तीसरे के का यानी खा का फर्स्ट था। अब सेकंड में क्या कह रहा है? उत्कृष्ट गैसों में जीनॉन परमाणु के सबसे अधिक यौगिक हैं, क्यों? जीनॉन परमाणु सबसे अधिक यौगिक बनाता है, ऐसा क्यों कह रहा है? तो देखिए, जीनॉन की जो है आयनन ऊर्जा वो अन्य परमाणुओं की अपेक्षा, यानी अक्रिय गैसों की बात कर रहे हैं, जीनॉन की जो आयनन ऊर्जा है तो वो क्या होती? कम होती। लिखिएगा, जीनॉन द्वारा अधिकतम यौगिक बनाए जाते हैं, या लिख लो, चलो मैं लिख देता हूं, जीनॉन द्वारा अधिकतम यौगिक बनाए जाते हैं क्योंकि, या यूं कहते हैं जीनॉन अधिकतम यौगिक बनाता है क्योंकि इसका आयनन विभव अन्य अक्रिय तत्वों की अपेक्षा कम होता है। अन्य अक्रिय तत्वों की अपेक्षा कम होता है। अर्थात यह अक्रिय गैसों में सबसे क्रियाशील तत्व है। अक्रिय गैसों में सबसे क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह सबसे अधिक यौगिक बनाता है, सबसे अधिक यौगिक बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में XeF2, XeF4, XeO3 आदि, ये हो गया हमारा तीसरे का खा कंप्लीट हो गया। तीसरे के गा में क्या कह रहा है? थर्ड के गा की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित उपसय संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें जो फर्स्ट दिया गया है वो ये है NiNH3 का होल 6 और Cl2। यहाँ पर बात करेंगे तो ये इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन निकेल सेकेंड क्लोराइड। और दूसरा जो दिया गया है FeCN का होल 6 और Cl3। FeCN का होल 6 और Cl3, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनोफरेट हेक्सासाइनोफरेट क्लोराइड इसका नाम थोड़ा सा डाउट में है, जो होना नहीं चाहिए, इसलिए इसको मैं अभी डाउट में रखूंगा। ठीक है, तीसरा का। अब हम लोग चलते हैं तीसरे के घा पर। कह रहा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में एक अंतर बताना है।
ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर बताना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए ग्लूकोज का जो संरचना सूत्र होता है ऐसा लिख लेंगे, ग्लूकोज में 5 OH समूह व एक एल्डिहाइड समूह है। समूह उपस्थित है। और इधर लिखेंगे फ्रक्टोज में 5 OH समूह तथा एक कीटोन समूह उपस्थित होता है। नंबर 2, यह कम मीठा होता है। नंबर 2 इधर, यह सर्वाधिक मीठा होता है। सर्वाधिक मीठा होता है। नंबर 3, यह एल्डोज शर्करा देता है। यह टालिन तथा फेलिंग विलयन का अपचयन कर देता है। और इधर लिख देंगे नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं। तो ये था हमारा तीसरे का घा जो कि कंप्लीट होगा। अब हम लोग चलने वाले हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 के का पर। क्वेश्चन नंबर 4 का कोलराउस नियम क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का कोलराउस नियम की बात कर रहा है। कोलराउस नियम और उसके उपयोग ये सब आपका पिछले सेटों में हो चुका है। 2022 के किसी भी सेट में देख लेना, हो गया है। चौथे का खा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथे का खा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी हार्डी-सूल्जे नियम है। और सेकंड जो है वो वैद्युत कण संचलन है। हार्डी-सूल्जे नियम क्या होता है, किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसके आवेश पर निर्भर करती है। अर्थात जिस आयन पर जितना अधिक आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, आयनन क्षमता का बढ़ता क्रम, जैसे Na+ से ज्यादा Mg+, Al+, Si+, यानी जिस आयन पर जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसी तरह अगर हम यहां पर ले लेते Cl-, O-, या यहां पर हम ले लेते S-, और N-, तो इस तरह से जितना ज्यादा आवेश पर ऋणात्मक होगा, यानी जिस आयन पर जितना अधिक आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसका जो दूसरा पार्ट है वैद्युत कण संचलन के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल दें वैद्युत कण संचलन। जब किसी कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित आवेशित कण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं और विपरीत इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर
उदासीन हो जाते हैं, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के खा पर आते हैं। 4 का खा कह रहा है, नहीं 4 का खा हो गया, 4 के गा। मेथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, क्यों? अब देखिए बात करते हैं मेथिलेमीन 4 के गा का फर्स्ट। तो मेथिलेमीन की संरचना अगर हम निकालेंगे तो CH3 और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना। और बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में क्या होगा? H और H और H, ये चीज ऐसा होगा। तो इसमें मेथिलेमीन में क्या होता है? प्लस आई इंड्यूस्ड प्रभाव, प्लस आई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। प्लस आई प्रभाव के कारण जो है ये ज्यादा क्षारीय होता है। तो इसमें क्या होगा? ये संरचना सूत्र बनाएंगे और बनाने के बाद लिखेंगे। आप नीचे से क्या लिखेंगे? लिखो एथिलेमीन में एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण प्लस आई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन से परिपूर्ण हो जाता है और नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये वाला एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अमोनिया की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। यानी ये पहले दान कर देता, अधिक शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक प्रबल क्षारीय होता है। मेथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक प्रबल क्षारीय होता है। चौथे की गा का सेकंड पार्ट है। कह रहा है निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो C2H5NO2 बन रहा है C2H5NH2, यहां पर B है और ये हमारा A है, और ये बना रहा है C2H5OH। तो देखिए इसको अगर हम पूरा करेंगे तो क्या होगा? C2H5NO2 की क्रिया का अपचयन कराएंगे 6H और साथ में HCl के साथ। तो ये बन जाएगा क्या? C2H5NH2, ये हमारा एक पदार्थ है। और इसकी क्रिया अगर हम नाइट्रस शब्द से करवा दें HNO2 से, तो C2H5OH एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये B आ गया। ठीक है, ये अब क्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। ये कौन था? चौथे के गा का सेकंड पार्ट था। ठीक है, अब चौथे की घा में क्या कह रहा है? फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखो। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसके लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। कहा फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। तो भैया फ्रक्टोज का संरचना सूत्र हम लोग लिखेंगे। कह रहा है फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। तो ये हमारा फ्रक्टोज का संरचना सूत्र हो जाएगा।
और उसने कहा ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण हो जाएगा, जिससे हम ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज या फ्रक्टोज बना देंगे। ये फ्रक्टोज का संरचना सूत्र और ये परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पांचवें के का पर, तो इसको हम साफ करेंगे और पांचवें के का पर चलेंगे हम लोग, उसे कंप्लीट करना है और आज जल्दी से अपने इस टारगेट को कंप्लीट करके हमें आगे बढ़ जाना है। तो ये हो गया भैया पांचवें के का में हम लोग चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर समझाइए। तो भैया पहले हम हेडिंग डालेंगे आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। आणविक उन्नयन स्थिरांक के बारे में लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे, आणविक उन्नयन स्थिरांक लिखेंगे किसी विलायक के, मैं बोल रहा हूं किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय के 1 मोल को घोलने पर, 100 ग्राम में विलेय के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर 100 इंटू के इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसमें क्या लिखेंगे कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलने पर, विलेय का 1 मोल घोलने पर उसमें उपस्थित, घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। तो इसका सूत्र हो जाएगा m बराबर 1000 गुणे kb गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W। ये हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे। उसने यही पूछा था दोनों स्थिरांकों को प्रयोग करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 के खा की बात करें, 5वें का खा कह रहा प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग समीकरण का निगमन कीजिए। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो वेग समीकरण है वो हमने आपको किसी सेट में करवा दिया है। किस सेट में करवाया है भी देखते हैं। नहीं मिल रहा। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग समीकरण का जो निगमन है वो 2022 के सेट में हो चुका है। किस सेट में मुझे याद नहीं। और इसी में एक सवाल जोड़ा हुआ है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि के अर्धायु काल 693 सेकेंड है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अर्धायु काल टी हाफ बराबर दे रहा है 693 सेकेंड दे रहा है और वेग स्थिरांक की पूछ रहा है। तो k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन 693, है ना। तो क्या आ जाएगा 0.00
693 का भाग देंगे 0.693, तो पॉइंट के लिए पॉइंट लगा देंगे। अभी दशमलव यहाँ पहुँचा, 1 0 लगाया यहाँ पहुँचा, 1 0 लगाया यहाँ पहुँचा, दशमलव और 1 बार जाएगा, तो 0.001 प्रति सेकंड ये आ जाएगा। और पांचवें कग्गा कह रहा है पांचवें की गा में कह रहा है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। निम्नलिखित के सूत्र लिखना है, आपको केवल नाम देना है उनके और कुछ नहीं करना है ना। पहले दिया है सफेद कशिश, ये पेपर लायक क्वेश्चन पता नहीं किस हिसाब से इसमें क्वेश्चन में पूछ लिए गए हैं। ZnSO4 इंटू 7H2 ये इसका सूत्र होता है। नंबर 2 पर है नीला तोता जो है वो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, CuSO4 को। हरा कशिश Fe2SO4 का होल थ्राइस को बोलते हैं। और चौथा है मोहर लवण FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2 ये हो जाएगा। अब इसके बाद में ये पांचवें का गा कंप्लीट हुआ है ना। पांचवें के घा में कह रहा है निम्नलिखित के 5 के घा की बात करें, कह रहा है निम्नलिखित नामों के आधार पर सूत्र बनाने हैं। पहला दे रहा है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, तो देखिए क्या होगा, कोबाल्ट इसका सेंट्रल मेटल है, हेक्साएमीन मतलब NH3 का होल 6 और इसमें दे रहा है कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो यहाँ पर SO4 का होल थ्राइस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा वाला जो आता है, दूसरा नाम है पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन थर्ड। पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन थर्ड, तो ये बन जाएगा क्या के हेक्सा पोटेशियम साइनो आयरन के लिए Fe, Cn का होल 6 और थर्ड लाना है तो यहाँ पर K3 हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे की बात करें तो डाईएमीन डाईक्लोरो क्लोराइडो प्लेटिनम सेल्फेट। डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, ये नाम दिया गया है। इसके आधार पे हमें सूत्र बनाना है। तो इसमें प्लेटिनम हमारी केंद्रीय धातु हो गई, डाईएमीन का मतलब है NH3 का होल ट्वाइस, डाईक्लोराइडो को मतलब Cl2 और ये सूत्र हो जाएगा। यहीं पर इसके बाद में चौथा जो देखें वो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल्फरेट थर्ड, इसकी बात करते हैं। तो इसका जो नाम होगा हो जाएगा Na2Fe, पेंटासाइनो माने Cn का होल 5, नाइट्रोसिल का मतलब NO इंटू 2H2, ये
तो इस तरह से 5 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6 नंबर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर जो 6 का है वगैरह, अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4, निर्जल CaCl2 तथा P2O5 का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे क्या, अमोनिया की प्रकृति, ये का पहला है, अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय होती है। अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है, ठीक है ना। अतः ये सभी पदार्थ जो ऊपर दिए गए हैं प्रश्न में, सभी पदार्थ अमोनिया से क्रिया कर संगत लवण बना देते हैं। अमोनिया से क्रिया कर लवण बनाते हैं, इसलिए H2SO4, CaCl2 व P2O5 का प्रयोग अमोनिया को शुष्क करने में नहीं किया जाता है। शुष्क करने में नहीं किया जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है। कैसे? देखो, H2SO4 अमोनिया से क्रिया करेगा 2NH3 के साथ, तो ये बना देगा क्या, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट लवण बन जाएगा। CaCl2 जो है, CaCl2 प्लस 8NH3, ये योगात्मक यौगिक दे देता है, CaCl2 इंटू 8NH3 बन जाएगा। और 2P2O5 प्लस 12NH3 प्लस 6H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, हो जाएगा 4NH4 का होल थ्राइस PO4 अमोनियम फास्फेट, ये बन जाएगा। इस तरह से हो जाता है, इसलिए इसको जो है शुष्क करने में प्रयोग नहीं कर सकते। इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है, नाइट्रोजन गैस है जबकि इसी वर्ग के अन्य सदस्य ठोस होते हैं, क्यों। देखिए, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अवस्था N ट्रिपल बॉन्ड N में रहता है, जबकि अन्य सदस्य चतुष्परमाणु अवस्था में रहते हैं, जबकि अन्य सदस्य चतुष्परमाणु अवस्था में रहते हैं। फलस्वरूप अन्य सदस्यों का अणुभार अधिक हो जाने के कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस अवस्था में रहता है
जबकि अन्य सदस्य ठोस अवस्था में रहते हैं। ठोस अवस्था में रहते हैं। ये हो गया हमारा छठवें का का। अब हम लोग इसके अथवा पर चलेंगे। छठवें की का के बाद अथवा पर चलेंगे। 6 का अथवा कह रहा ओस्टवाल्ट विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन का नामांकित चित्र दीजिए, संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये आप लोग सेल्फ कर लेंगे, है ना, चैप्टर नंबर 7 पर मिलेगा और सबके नोट्स में। नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके आप चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 को देख लीजिएगा। छठवें के खा की बात करें, कह रहा निम्नलिखित अपक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको भी आप सेल्फ करेंगे, सारी अपक्रियाएं आपके पास मौजूद है। नहीं मिलती हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन की फोटो खींच कर भेज सकते हैं। कह रहा क्या होता है जब, इसके बाद अथवा आता है ना, छठवें के खा का अथवा, 6 के खा का अथवा का पहला, 6 के खा का अथवा का पहला कह रहा है NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को CCl4 के साथ गर्म किया जाता है। NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को CCl4 के साथ गर्म किया जाता है। तो भैया देखिए क्या होगा, फिनॉल OH हो गया प्लस CCl4 प्लस 4 NaOH, एरो मार के ये बन जाएगा क्या, OH और COOH, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बन गया, ठीक है। और प्लस 4 NaCl बाहर हो जाएगा, प्लस 2H2 प्लस 2H2, ये बचा। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट को कह रहे हैं डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5 प्लस CH3COCl को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा C2H5Cl प्लस CH3COO C2H5, एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे पर। पिरिडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है। पिरिडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है। तो तीसरा होगा एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस C2H5OH, ये हो जाएगा। या इसको खोलकर अगर रखें तो क्या बनेगा, CH3CH2OH और पिरिडीन की उपस्थिति है तो एक तो बन जाएगा भैया CH3COOH प्लस बनेगा CH3COOC2H5, ये बनेगा। नंबर 4 पर बात करें तो चौथा क्वेश्चन इसी का क्या कह रहा है कि एथेनॉल PCl5 के साथ गर्म किया जाता है। एथेनॉल मतलब कि CH2OH प्लस PCl5, बहुत जानी मानी रिएक्शन है, CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। नंबर 5 फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, C6H5OH प्लस Zn, हीट करेंगे बनेगा C6H6 प्लस Zn, ये बनता है। तो छठवें के खा का अथवा भी कंप्लीट हो गया। छठवें के खा का अथवा भी कंप्लीट हो गया। सातवें के का की बात करें
तो सातवें का जो है कह रहा निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी, तो इसको आप सेल्फ करेंगे अथवा सातवें के का के अथवा में रिएक्शन दी गई है जिनको हम अभी सॉल्व कराएंगे। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन है ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखिए CH3 CH2 CH2 Br ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। अब इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं एल्कोहलीय KOH से, तो माइनस का KBr निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बनेगा। अब इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं HBr से। किससे करवा देते हैं? HBr से करवा देंगे तो HBr से करवाएंगे तो ये Br जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा और बना देगा CH3 CH Br और CH3, ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है। नंबर दूसरे की बात करें, सेकेंड पॉइंट क्या दे रहा है, कह रहा मेथिल आयोडाइड से एथेन, मेथिल आयोडाइड से एथेन। तो मेथिल आयोडाइड यानी CH3I प्लस Na2 ले लें प्लस ICH3 इतना ले लेंगे तो ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया होती है और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI, ये बन जाएगा। और फिर दे रहा प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। तीसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन से क्या बनाना है, एलिल क्लोराइड। इसकी क्रिया में HCl से करवा दें, ठीक है, HCl से करवा दें पराक्साइड की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा नहीं, पराक्साइड नहीं लगेंगे, Cl2 और 113 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये हो जाएगा CH3 यहां से नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये होगा एलिल क्लोराइड। नंबर 4 की बात करें, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr से कह रहा आइसोप्रोपिल ब्रोमीन, आइसोप्रोपिल ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 और Br, ये आइसोप्रोपिल ब्रोमीन हो गया है, आइसोप्रोपिल ब्रोमीन। ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटीन 1 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr से पराक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे ये काम, पराक्साइड, ठीक है। तो एंटी मार्कोनी का नियम लागू होगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और CH2Br, ये हो जाएगा। तो सातवें का और उसका अथवा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सातवें के खा पर चलेंगे, सातवें के खा पर। सातवें की खा में कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए तथा ABCDE के नाम और सूत्र लिखिए। तो सातवें का जो खा था
उसमें अब क्रिया पहली दी गई है HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसका शुष्क आसवन करवाएंगे, शुष्क आसवन करवाएंगे तो A बनेगा, और A की NaOH से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये B बन जाएगा, और B प्लस CH3OH ये बनेगा। ठीक है, तो इसको पहले कंप्लीट करवा देते हैं पहले वाली रिएक्शन को। तो अगर हम इसका HOOC ऐसा ना लिखे, जैसा लिखा वैसे लिखते हैं, HCOO और HCOO होल ट्वाइस Ca हो गया। इसका शुष्क आसवन करवाएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो गया HCHO, ये हमारा A हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको NaOH से रिएक्ट करवाएंगे, किससे करवाएंगे, NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो एक तो मेथिल अल्कोहल बन ही रहा है, उसने दिया है CH3OH, और दूसरा बनेगा HCOONA, ये B हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन लेते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, और ऊपर क्या ले रहे हैं, HCOO का होल ट्वाइस Ca, शुष्क आसवन करवाया जा रहा है और बन रहा है C की क्रिया CN से करवाएंगे तो बनेगा D, और D की क्रिया D का जल अपघटन करवाएंगे तो बन जाएगा E। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसका अगर हम HCOO का होल ट्वाइस Ca के साथ शुष्क आसवन करवाएंगे तो ये बनेगा एसेटल्डिहाइड। क्या बनेगा भैया, एसेटल्डिहाइड बन जाएगा 2CH3CHO, और माइनस का 2CaCO3 यहाँ से निकल जाता है, तो ये हमारा हो गया C। अब जब हम इससे HCN से क्रिया कराएंगे तो योगात्मक यौगिक के रूप में प्राप्त होगा, क्या हो जाएगा, CH3C, इसको ऐसा लिखते हैं CH3CHOH और CN। ठीक है, OH और CN हो जाएगा। अब इसकी ये हमारा हो गया D, और इसका अगर हम जल अपघटन करवाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, CH3HCOH और COOH प्लस NH3, ये निकल जाएगा, ये हमारा E हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, E। तो अब इनके जो है नाम लिखने हैं और सूत्र लिखने हैं, तो हम नीचे यानी सबसे नीचे क्या करेंगे, A बराबर फॉर्मेल्डिहाइड जिसका सूत्र हो गया HCHO, ये हो गया। B बराबर सोडियम फॉर्मेट HCOO Na हो गया। C बराबर एसेटल्डिहाइड CH3CHO। D बराबर एसेटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन जिसका सूत्र ये लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, CH3CHOHCN। और जो E नंबर है, E इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, और सूत्र आपके सामने CH3CHOHCW। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो सातवें के
खा का जो अथवा है, 7 के खा का जो और है, इसको आप लोग सेल्फ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसी अपक्रियाएं कई सारी हो चुकी हैं, कोई विशेष अपकरण नहीं है। और अगर कोई नहीं मिलता है तो आपको जैसा मैंने बताया है कि 9412653889 पर अपने क्वेश्चन की क्लिक करके अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम डाल दें, आपका काम हो जाएगा, आपको आंसर भेज दिया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम केमिस्ट्री 2022 की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और इसी प्रकार बायोलॉजी की भी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास बचते हैं इंपॉर्टेंट अपक्रियाओं और इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों के कंप्लेन करने के, ठीक है ना। तो उनके वीडियो बनाना बाकी है, तो वो आपको आज के बाद चालू कर दिया जाएगा। तो आज का टाइम यहीं से फिनिश करते हैं, ठीक है ना, आज का टाइम यहीं से फिनिश करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।